हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कि और भी तरीके से हम फंक्शन को क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि फंक्शन को और दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। और उसकी जो चेकिंग है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में। अलग अलग तरीके से हमने डिस्कस किया। बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड भी हमने चेक किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी यूज़ करके चेक किया हमने, और भी हमारे पास जो तरीके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको भी यूज़ करते हुए, जैसे कि हम बोर्ड एग्जाम में उसी तरीके को इन जनरल यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जो लेट करते हुए fx1 इक्वल टू fx2 लेट करते हुए सॉल्व हो जाते हैं। आज के क्लास में कंपोजिट फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फंक्शन क्या है, एक तरीके से एक मशीन की तरह है, जिसमें हम कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं और हमें कुछ एक आउटकम जो है वो पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए मिलती है। कंपोजिट फंक्शन जो है वो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपोजिशन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला करके हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जिसमें मिक्स कर दिए जाएं। इन जनरल सबसे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग दो के लिए पहले सीखेंगे कि जैसे हम दो मशीन, जैसे मान लीजिए एक मशीन है, उसमें कुछ इनपुट किया, उसका कुछ आउटपुट आया, और उसी आउटपुट को हम दूसरे मशीन में पुट कर देते हैं और उससे जो आउटकम आता है, तो दो मशीन को मिला करके हम इन जनरल, जैसे फैक्ट्रीज में तो बहुत सारे मशीन एक साथ वर्क करते हैं, एक मशीन का इनपुट आउटकम दूसरे में जाता है, फिर दूसरा आउटकम देता है, वो तीसरे में जाता है। इस तरीके से भी फंक्शंस में भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस मिला करके हम कंपोजिशन कर सकते हैं। बट सिंपल समझने के लिए अभी मैं दो के लिए आपको बता रहा हूँ, और इसको आप समझिए किस तरीके से कंपोजिशन होता है। तो जैसे मान लीजिए एक मशीन है जिसको फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको एफ मशीन बोल रहा हूँ, एफ फंक्शन है। और दूसरा जो मशीन है दैट इज मशीन जी, that is g function, f function and another function is g function। तो इसमें मैंने सपोज मान लीजिए x1, x2 और x3 इनपुट किया। इस मशीन में, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या इनपुट किया, x1, x2 एंड x3, और इसका आउटकम क्या आया उसको हम फंक्शन में कैसे लिखते हैं, fx1, fx2 एंड सपोज fx3। ये तीन आउटकम आया, ये इनपुट थे, और इसको x1 के लिए f of x1, x2 का f of x2 और x3 के लिए हमें मिला f of x3। अब क्या है कि ये जो आउटकम आया हुआ है, वही आउटकम यदि हम g के अंदर सारा का सारा इनपुट कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात। यदि मान लीजिए ये सारा का सारा जो आउटकम आया है, उसको, जो f का आउटकम है, उसको यदि हम g के अंदर इनपुट कर दें तो g भी कुछ अपना वर्क करेगा। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए g जो है वो सारा का सारा इनपुट नहीं ले सकता है, इनमें से सिर्फ ये दो ही इनपुट ले रहा है, fx1 और fx2 को ही सपोज मान लीजिए इनपुट ले रहा है। ये वाला इनपुट में इसके नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जूसर एक मशीन है जिसमें हम लकड़ी नहीं पुट कर सकते। उसी तरीके से बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उसमें आप हर वैल्यूज नहीं पुट कर सकते। तो जैसे g जो फंक्शन है उसमें मान लीजिए सिर्फ ये दोनों वैल्यूज ही हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमें आउटकम कैसे देगा, तो ऑब्वियसली f of x1 जब g में जाएगा तो g कुछ पर वर्क करेगा, जो भी वर्क करेगा, तो fx1 ये g कितना वैल्यू देगा, g of f of x1, और f of x2 के लिए g क्या वैल्यू देगा, g of f of x2। तो आप देख रहे हो, जब हमने इन दोनों मशीन को ऐड कर दिया, अब हम इस पूरे को ऐसे मशीन की तरह समझे, अंदर में क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। यदि हम इस पूरे को ऐसे मशीन, कंप्लीट मशीन की तरह सोचें, तो x1 पुट हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, f of x1, g of f of x1, x2 पुट हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, g of f of x2। लेकिन x3 जो है ना, वो आधे रास्ते में ही जाके रुक गया, क्योंकि x3 जो है वो आपका पुट तो हमने करा था, लेकिन f of x3 जो है वो ये तो लेता ही नहीं है। लाइक g जो है वो मशीन f of x3 एक ऐसी आउटकम है जिसको नहीं एक्सेप्ट करता सपोज, है ना, तो ये इसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए
ये जो पूरा मशीन है उसमें हम क्या कहेंगे कि इस पूरे मशीन को हम एक नाम दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि x1 पे हमें आउटकम क्या मिला, g ऑफ f ऑफ x1, x2 पे आउटकम मिला g ऑफ f ऑफ x2। तो इस पूरे मशीन को हम एक नाम दे देते हैं क्योंकि ये f और g से मिलकर के बना हुआ है, और g में क्या पुट हुआ है, f ऑफ x1 पुट, f ऑफ x की वैल्यूज पुट हुई है, तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं g ऑफ f ऑफ x, जिसको हम सिंपली गॉफ से भी बुलाते हैं, GOF भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको मतलब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन g एंड f, ऐसा हम कहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि ये जो कंपोजिशन हुआ है वो f मशीन और g मशीन से मिलकर के हुआ है। f की वैल्यूज पहले हमने निकाली, जो ब्रैकेट में है वो पहले समझ लीजिए वैल्यू यहाँ इनपुट हो रही है, वो x की वैल्यूज के लिए फिर f ऑफ x की वैल्यूज निकलती है, और फिर वो f ऑफ x किसके अंदर जाता है, आपको g मशीन के अंदर जाता है। तो दो मशीन को जिस तरीके से हम जोड़ देते हैं और पहले मशीन के अंदर जो वैल्यू इनपुट हो रही है, फिर उसके बाद मान लीजिए पहला मशीन जो आउटकम देता है वो सेकेंड मशीन में जाता है और सेकेंड मशीन फिर आउटकम देता है, उसी तरीके से दो फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो एक तरीके से दो मशीन की वर्किंग के तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो x1 और x2 है इसी के लिए सिर्फ वैल्यू आ रही है, x3 के लिए तो वैल्यू मिली ही नहीं क्योंकि आधे रास्ते में जाके ही अटक गया। तो इस पूरे गॉस फंक्शन का जो डोमेन कहेंगे हम, डोमेन ऑफ गॉस, डोमेन ऑफ गॉस, ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ दो वैल्यू होगी, x1 एंड x2, x1 एंड x2। और यदि हम बात कर रहे होंगे रेंज की, रेंज ऑफ गॉस, तो वो कितना हो जाएगा, x1 पे वैल्यू मिल रही है, x2 पे वैल्यू मिल रही है। देखिए f जो फंक्शन है वो किसके सेट से डिफाइंड है, x1 x2 x3, और आउटकम जो है वो इसके लिए f ऑफ x1 f ऑफ x2 और f ऑफ x3 भी आ रहा था। मतलब f जो फंक्शन है उसमें x1 x2 x3 पुट कर सकते थे, इसके लिए ये आउटकम आ सकता था। g जो फंक्शन डिफाइंड था वो डिफाइंड था आपको f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इसका डोमेन था, और g ऑफ f ऑफ x1 g ऑफ f ऑफ x2, अभी तो हम रेंज की तरह से ही समझ रहे हैं इसको, हो सकते हैं और भी कोडोमेन में एलिमेंट हो, कोई कोडोमेन में रेंज के अलावा भी एलिमेंट हम रख सकते हैं। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जो डोमेन है गॉस का वो f सेट के हर एक एलिमेंट नहीं है। इस पूरे मशीन के अंदर यदि हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम फिर x3 क्यों पुट करें, जब वो आधे रास्ते में ही जाके अटक जा रहा है, वो वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो इस पूरे जो मशीन है, जो दोनों का मिल करके बना हुआ बड़ा सा मशीन है, दो को मिक्स करके हमने बनाया है, उसमें हम वही वैल्यू इनपुट करेंगे जो पूरी की पूरी मशीन में, दोनों मशीन में पूरा का पूरा जा पाए, ठीक है। तो गॉस का जो इनपुट होगा वो x3 नहीं होगा, x3 हम पुट ही नहीं करेंगे गॉस में, क्योंकि वो आधे रास्ते में ही जाके अटक जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है। तो यही दो वैल्यूज हैं जो आगे जा सकती हैं। तो इसलिए लेकिन रेंज जो है वो गॉस का कितना हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x1 एंड g ऑफ f ऑफ x2। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे मशीन में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए एक मशीन है जिसमें आपने कुछ वैल्यूज इनपुट करी है ना, मान लीजिए आपने जूसर मशीन है सपोज, है ना, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, आपने पुट कर दिए, ठीक है ना, मान लीजिए मैंगो पुट किया, उससे आपको मैंगो जूस मिला। उस मैंगो जूस को से मान लीजिए आपको प्रोसेस करके, है ना, आपको मैंगो जूस से प्रोसेस करके एक कुछ नया मटेरियल बनाना है, जैसे मान लीजिए कैंडी बनानी है, उसका भी एक मशीन लगा हुआ है साइड में। तो वो जो मैंगो जूस है वो आपका उस कैंडी वाले मशीन में जा सकता है सपोज, तो आप उसको पुट कर दोगे। सिमिलरली वाटरमेलन है, उसका भी जूस आप जूसर में डाला आपने, जूसर से जो वाटरमेलन का जो जूस बना उसको आपने दूसरे मशीन में पुट कर दिया, वाटरमेलन की कैंडी बन गई सपोज, है ना। लेकिन सपोज मान लीजिए जो सेकंड जो कैंडी बनाने वाला जो मशीन है वो ऑरेंज वाले जो जूस है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप ऑरेंज जूस तो जूसर में तो ऑरेंज डाल सकते हैं, ठीक है ना,
ऑरेंज आपने जूसर में डाला, जूसर ने ऑरेंज जूस बना के दिया, लेकिन वो ऑरेंज का जूस जो है वो कैंडी बनाने वाले जो मशीन है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए दोनों कनेक्टेड है तो ऑरेंज जूस वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो अब क्या हो जाएगा ना, ये जो पूरा बड़ा सा मशीन है जिसमें दो मशीन मिक्स है, तो वो पूरा मशीन खराब हो जाएगा। आपने ऑरेंज पुट किया, ऑरेंज जूस बन गया, ऑरेंज जूस अब उसमें जा नहीं सकता, इसलिए वो दूसरे वाले मशीन को खराब कर देने के चलते पूरा का पूरा जो आपका होल सिस्टम था वो खराब हो गया। तो अब ये जो दो मिक्स जूसर एंड कैंडी बनाने वाला जो एक मशीन है, उन दोनों का जब मिक्स करके आपने एक मशीन बनाया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंगो वाटरमेलन ही उसमें पुट कर सकते हैं। ऑरेंजेस पुट करने से जूसर तो काम करेगा लेकिन अगला वाला खराब हो जाएगा, इसलिए पूरा मशीन खराब हो जाएगा आपका। सिमिलर सी जो कॉन्सेप्ट है वो कंपोजिट फंक्शन में भी है। जब आप पहले मशीन में x1 x2 x3 पुट करते थे तो आउटकम आता था आपको, ठीक है ना, आउटकम देता था। लेकिन ये आउटकम सारा का सारा जी के अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ यही दो वैल्यूज मान लीजिए जी के अंदर जा सकती है। तो मशीन के अंदर यदि मैं पूछूं कि ये पूरा का पूरा होल मशीन है, इसमें जैसे ही आपने x3 पुट किया, f of x3 आया, अब ये f of x3 से पुट करने की कोशिश करते ही ये मशीन खराब हो गया, तो हम कहेंगे कि x3 हम पुट ही नहीं करेंगे, यही सिर्फ दो वैल्यू हम इस पूरे मशीन का डोमेन कहेंगे, इनपुट कहेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल जो है वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, जिसको एक एग्जांपल से लेकर के हम समझते हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल लिया है, दो मशीन है, मान लीजिए f एक मशीन है, दूसरा मशीन g है, मतलब फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। f इज ए फंक्शन, g इज ए फंक्शन। f के अंदर हम इनपुट क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये a सेट है, ये b सेट है, ये c सेट है और ये d सेट है ना। तो a सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इसको हम f का डोमेन कहेंगे। f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, ऐसे लिखते हैं। इसमें a सेट में क्या एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। b सेट में क्या क्या एलिमेंट है, a b c d e। c सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, a b c d। और d सेट में क्या एलिमेंट है, x y z w। g जो फंक्शन है वो c सेट से d सेट पे डिफाइंड है सपोज, है ना। तो यहाँ पे मैं एक मैपिंग क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 जो है वो a से कनेक्टेड है, 2 c से कनेक्टेड है, 3 भी c से कनेक्टेड है, 4 d से कनेक्टेड है और 5 जो है वो e से कनेक्टेड है। तो एक फंक्शन क्रिएट हो गया ये, है ना। ये जो फंक्शन है वो a सेट से b सेट पे एक फंक्शन क्रिएट हो गया। उसी तरीके से g फंक्शन जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ इसी टाइप से। a को y से कनेक्ट कर दिया मैंने, b को x से कनेक्ट कर दिया, c को w से और d को z से सपोज, है ना। इस तरीके से मैंने एक नया फंक्शन g भी बना लिया। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यदि मैं इन दोनों का मिक्स करना चाहूँ, इन दोनों को मिक्स करना चाहूँ, तो आपको साफ साफ समझ में आएगा यहाँ पे एक चीज कि 1 पुट करने से ये मशीन f में 1 पुट करने से a आएगा, ठीक है ना। और a जो है वो g का इनपुट है, ये क्या है, g में इनपुट हो सकता है, तो a पे वैल्यू y आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 पूरे जो गॉस फंक्शन हम क्रिएट करेंगे इन दोनों को मिक्स करके, मतलब कंपोजिट, क्योंकि गॉस का मतलब क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x। तो सबसे पहले ये x a में f में जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले f बना रहा हूँ फिर g बना रहा हूँ। इसका उल्टा भी बनता है, जिसको हम फॉग कहते हैं, FOG कहते हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं, GOF। तो F पहले वर्क करेगा, F मशीन पहले वर्क होगा, फिर जो है वो G मशीन का वर्क होगा। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि 1 इनपुट हो सकता है इस पूरे ब्लॉक में, 2 इनपुट हो सकता है, 2 से C आ रहा है, 3 से भी C आ रहा है, तो 2 C से यहाँ पे W है जैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 D दे रहा है और D से भी इधर एरो का साइन है वहां पे। लेकिन यहाँ देखिए 5 किसको अप्रोच, 5 किससे रिलेटेड है, E से। अब ये जो यहाँ से जो E आया, क्या इधर कहीं पे G में E इनपुट हो सकता है, नहीं हो सकता, E तो है नहीं ना इधर। तो ये जो 5 एलिमेंट है, ये जो 5 वाला एलिमेंट है वो f का तो डोमेन है, लेकिन जब आप इसको मिक्स करोगे, कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करने करोगे, तो उसका डोमेन नहीं होगा। जैसे मैं गॉस की बात कर रहा हूं, यहां से यहां किस फंक्शन की बात कर रहा हूं, गॉस की।
तो गॉस में वही एलिमेंट इनपुट हो सकते हैं जिससे कि हमें पूरा का पूरा दोनों मशीन में एक साथ पुट कर दे, ऐसे समझिए। इसमें भी पुट हो, यहाँ से जो आउटकम है वो यहाँ पे भी पुट हो। तो वन जो है वो आउटकम कितना दे रहा है ए, और ए से हमें कितना मिल रहा है वाई। तो मान लीजिए 1 वाई से कनेक्टेड हो गया गॉस में, है ना। अब यहाँ से देखिए 1 ए फिर इसका इनपुट हुआ और ए से क्या है आउटकम आ गया वाई। तो 1 का इमेज वाई हो गया, वाई आउटकम में आएगा। 2 पुट करने से सी आएगा और इधर सी पुट करने से क्या आ रहा है डब्ल्यू। तो जो डब्ल्यू है वो आउटकम में आ सकता है किसके लिए, 2 के लिए। 3 के लिए भी देखिए, 3 के लिए भी सी है यहाँ से और सी का आउटकम डब्ल्यू है। तो फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। 2 और 3 दोनों में ही सी आउटकम में आ रहा है और सी में आउटकम कितना आ रहा है डब्ल्यू। तो 3 भी किससे कनेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू से, ठीक है। 4 से डी आ रहा है, तो 4 जो है वो हम गॉस मशीन में पुट कर सकते हैं क्योंकि डी आगे भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। और डी से कितना मिल रहा है हमको, जेड। तो जेड 4 को हम जेड से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अब इधर तो बी था, लेकिन बी किसी से इधर कनेक्टेड ही नहीं है, समझ रहे हैं बात। कोई आउटकम एफ ही बी को आउटकम में नहीं दे रहा है, तो एफ का रेंज में ये वैल्यू है ही नहीं, तो हम इसके अंदर बी तो वैसे ही नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी वैल्यू है जो एफ में तो जा रहा है लेकिन हम पूरे गॉस मशीन में नहीं पुट कर सकते, वो 5 है क्योंकि 5 से ई आ रहा है और ई तो कहीं इधर है ही नहीं, इसमें हम इनपुट नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं कि गॉस जो मशीन होगा उसमें 5 हम नहीं पुट कर सकते। इसका साफ साफ मतलब हो गया कि डोमेन ऑफ गॉस जो है, डोमेन ऑफ गॉस जो होगा वो यहाँ पे बस कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। और रेंज ऑफ गॉस कितना होगा, वो होगा वाई डब्ल्यू जेड, वाई डब्ल्यू जेड। और इस बात को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं एक बार को आपको समझा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ जैसे मैं कहूंगा कि इसमें एफ जो है फंक्शन वो क्या क्या है, तो 1 ए 2 सी 3 सी 4 डी एंड 5 ई, ऐसे रिलेशन को लिखते थे। और फंक्शन में भी हम जानते हैं कि फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी जो फंक्शन है यहाँ पे वो कैसे रिलेट हो रहा है, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, सी कॉमा डब्ल्यू, डी कॉमा जेड। और जी जो है वो तो क्रिएट कर लिया। अब गॉस कैसे क्रिएट होगा, वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे 1 ए से कनेक्टेड है, ए वाई से कनेक्टेड है, तो 1 वाई से कनेक्टेड हो जाएगा। 2 सी से कनेक्टेड है और जब सी डब्ल्यू से कनेक्टेड है तो 2 डब्ल्यू से, सिमिलरली 3 भी देखे 3 सी से और सी डब्ल्यू से, तो 3 भी डब्ल्यू से, 4 डी से और डी जेड से, तो 4 किससे हो जाएगा, जेड से। लेकिन ये जो 5 कॉमा ई वाला था ना, वो एफ का तो डोमेन और रेंज में था, 5 डोमेन था, ई रेंज में था। लेकिन ई से इधर कोई फर्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, मतलब ई जो है वो जी एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए गॉस भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसकी समझ में आ रही है, जी में जो हम पुट कर सकते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो गॉस का डोमेन जो है वो हम सेट करते हैं। मतलब सेकेंड मशीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है डोमेन निकालने में जितना पहला वाला फंक्शन है, क्योंकि जी में जो वैल्यू नहीं इनपुट हो सकती है उसके, और एफ मान लीजिए किसी एक वैल्यू के लिए वो ऐसा आउटकम दे रहा है जो जी में इनपुट नहीं हो सकता, तो वो इनपुट जो एफ का होगा वो हम गॉस का भी इनपुट नहीं कहेंगे। तो यही हमारा डिस्कशन है। लेकिन ये तो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स मशीन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा इस तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी हो। जैसे मान लीजिए किसी सेम मशीन में मैं क्या कर देता हूँ, आप देखते रहिए। यदि मैं इस सेट में बी हटा देता हूँ, ठीक है ना, ए या नहीं तो मैं सिंपली बी रखता हूँ इसके अंदर और मैं 2 को बी से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये ई वाला हटा देता हूँ यहाँ से। बहुत सिंपल एक मशीन बनाता हूँ, ए से बी, और ये जो बी सेट है उससे ये मान लीजिए इसको मैं अभी सी सेट दे दिया, तो ये बी टू सी हो गया और ये ए टू बी हो गया। अब गॉस फंक्शन क्या है, अब एफ जो है वो ए टू बी है और जी क्या है, बी टू सी है, और इस तरीके से कनेक्शन है। ये हटा देता हूँ, पिछले में जो बताया था वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हटा दिया मैंने।
अब जो ये फंक्शन है ना वो बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा कि जितने भी 1 2 3 4 इनपुट हो रहे हैं इसके लिए, उसके लिए ABCD आउटकम आ रहा है और यहाँ पे सारा ABCD सारी की सारी वैल्यू जी भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये एक तरीके से बहुत सिंपल मशीन बन गया जिसमें जो वैल्यू हम F के अंदर इनपुट कर रहे हैं उससे जो आउटकम आ रहा है वो सारा का सारा आउटकम जो है वो हम G में भी पुट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इस फंक्शन का जैसे आप देख रहे हो कि डोमेन ऑफ गॉस, यदि मैं पूछता हूँ कि डोमेन ऑफ गॉस क्या होगा इसमें, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 1 2 3 4 सभी का जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। 1 A है, A का फिर Y है सिमिलरली। तो डोमेन ऑफ गॉस जो हो जाएगा डोमेन ऑफ गॉस यहाँ पे डोमेन ऑफ F के ही बराबर होगा। और डोमेन ऑफ F क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 F A सेट इज द डोमेन ऑफ F। तो ये 1 2 3 4 ये जो 4 एलिमेंट है वही हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्या रेंज निकालना इतना ही आसान है जितना ये था? तो आप देखिए रेंज जो है वो रेंज कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे। तो इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि रेंज ऑफ गॉस यहाँ पे आपको जैसे मैं पूछूं तो आप कहोगे 1 जो है वो जैसे y हो गया। जैसे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 और इधर x y z w। तो यहाँ जो गॉस है इसमें यदि आप देखोगे तो 1 का a से और एक y से, तो 1 y से कनेक्टेड हो गया। 2 का b से और b x से कनेक्टेड है तो 2 का x से कनेक्शन हो गया। 3c से और c w से, तो 3 w से कनेक्टेड हो गया। 4d से और d फिर z से, तो 4 z से कनेक्टेड हो गया। तो ये तो गॉस फंक्शन है जो बन गया। तो यहाँ पे x y z w g फंक्शन का भी रेंज था और गॉस का भी रेंज जो है वो हमें x y z w ही दिख रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि रेंज ऑफ गॉस जो है वो रेंज ऑफ जी के बराबर हो रहा है इसके अंदर। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा होगा? इज दिस ऑलवेज ट्रू? तो इतना आसान नहीं है, हमेशा नहीं होता है। कैसे? जैसे एक बार आपको देखिए यहाँ पे, यदि मैं एक काम कर देता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे 4 को D से कनेक्ट किया हुआ है, आप देख रहे हैं ना 4 D से कनेक्टेड है। यदि मैं 4 को C से कनेक्ट कर दूं तब भी तो ये फंक्शन रहेगा ना। यदि मैं 4 को C से कनेक्ट कर दूं, D को छोड़ दूं, है ना, D को मैं लेता ही नहीं हूं, इधर G भी फंक्शन है अपने आप में, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, D किसी भी इधर के एलिमेंट का इमेज नहीं है, ठीक है ना। तो अब C से ही कनेक्टेड है। तो अब यदि मैं बात करूंगा तो अब इसका यदि गॉस का बात किया जाएगा तो अब क्या होगा 3 और 4 दोनों ही क्या होंगे C से कनेक्टेड है। और C किससे कनेक्टेड है? W से। D तो इधर आया ही नहीं ना इनपुट आउटकम में, इधर कहीं पे भी, है ना। ये सारे के सारे एलिमेंट इनपुट में है गॉस के, 1 2 3 4 सारे हैं, इसलिए डोमेन ऑफ गॉस अभी भी डोमेन ऑफ F के ही बराबर है। लेकिन यदि मैं रेंज ऑफ गॉस की बात करूंगा तो D से जो आउटकम Z आ रहा था वो अब आउटकम नहीं आएगा। 4 का भी आउटकम कितना होगा? W के ही बराबर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि पहले जो मैंने एक जो फंक्शन क्रिएट किए थे F और G लिया था जो कि 1 1 टाइप का था, है ना, 1 1 भी था, on 2 भी था। अब मेनी 1 कर दिया, है ना, फंक्शन को, पहला फंक्शन को, और जिसमें D को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो उसके चलते क्या हुआ, D इधर जिससे कनेक्टेड था वो गॉस का रेंज भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब होता है कि रेंज ऑफ गॉस हमेशा रेंज ऑफ G के बराबर नहीं हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, जैसे इस केस में। लेकिन एक बात अभी भी है कि x y w अभी भी रेंज है इसका। इसका मतलब है कि रेंज ऑफ गॉस जो है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है इसका रेंज ऑफ G का। ये बात एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो डोमेन ऑफ गॉस तो डोमेन ऑफ F के बराबर होता है, लेकिन रेंज ऑफ गॉस जो है वो सबसेट होता है किसका? रेंज ऑफ G का। डेफिनेशन, suppose F is a function from set A to set B and G is a function from set B to set C. F क्या है? A सेट टू B सेट डिफाइंड है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे B और यहाँ भी B, यहाँ यदि दूसरा सेट हो, इसके अलावा ऐसा भी एलिमेंट हो जो कि इसके अंदर नहीं है, वैसा भी एलिमेंट यदि इस वाले इधर के सेट G
के अंदर जो है वो इनपुट हो सकता है, तो फिर उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए अभी तो दोनों सेट बराबर हैं, अब कुछ कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जो एलिमेंट आउटकम में आए हैं वो एलिमेंट इधर वाले सेट में नहीं होता है, तब हम लोग जो है वो गॉस का जो डोमेन है वो अलग से हम फाइंड आउट करते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए गॉस जो है वो बहुत इजीली डिफाइंड रहेगा, इसको पिक्चर से समझ लीजिए। एफ जो है वो ए टू बी डिफाइंड है, एफ क्या है, ए सेट से बी सेट पे डिफाइंड है। जी जो है वो बी सेट से सी सेट पे डिफाइंड है, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू f में जाएगी तो उससे f ऑफ x आएगा और वो पूरा f ऑफ x b सेट का एलिमेंट होगा। अब ये f ऑफ x g में जा रहा है तो जो आउटकम आएगा c सेट से वो क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x आएगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो दो मशीन हमने f और g को ऐड किया है वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, a सेट से c सेट तक डिफाइंड होगा, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं उस फंक्शन को, गॉस। तो हम कहते हैं सपोज f a टू b एंड g b टू c are two functions, then gauge A set to C set is called composition function of, yes, is composite function of G and F, where gauge x is equal to g of f of x for every x belongs to the set A। गॉस कहां से डिफाइन हो गया, तो गॉस का डोमेन जो है वो अब क्या हो गया आपका, सेट A, है ना। और गॉस का रेंज कितना हो जाता है, जो गॉस का रेंज होता है, जो जी का रेंज होता है, ठीक है ना। जी सेट का जो रेंज होगा, तो यहाँ पे बहुत सिंपली आपको याद रखनी है कि डोमेन ऑफ गॉस, अब की बात बता रहा हूं, जब f फंक्शन a टू b और g फंक्शन b टू c डिफाइंड हो तो डोमेन ऑफ गॉस किसके बराबर होता है, डोमेन ऑफ f के ही बराबर होता है। तो आज की क्लास में एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं आपको गॉस। तो मान लीजिए कि एक फंक्शन है f जो कि डिफाइंड है रियल नंबर टू 0 टू इंफिनिटी, एंड दैट इज f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। ये पहला फंक्शन है। और दूसरा जो फंक्शन है g, वो है आपका 0 टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी डिफाइंड है, और ये g फंक्शन जो है वो है आपका g ऑफ x दैट इज रूट x। ये होता ही है, आप जानते ही होंगे, fx का डोमेन जैसे x स्क्वायर है तो रियल नंबर है इसका डोमेन, और आउटकम 0 या 0 से बड़ा आता है। g जो है वो रूट x है ना, ये दूसरा मशीन है, इसका इनपुट 0 से बड़ा नंबर 0 या 0 से बड़ा नंबर ही कर सकते हैं, और आउटकम भी 0 या 0 से बड़ा ही आता है। रूट ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू इज नेवर नेगेटिव, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, इतना आपको पता ही होगा। तो ये जो मशीन है, ये दोनों मशीन आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये जो सेट मैंने लिया है और यहाँ जो सेट लिया है मैंने, वो दोनों एक जैसे हैं इस केस में, है ना, एक जैसे ही हैं। तो यदि मैं अब गॉस एक्स क्रिएट करता हूँ, गॉस ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि गॉस एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज जी ऑफ एफ एक्स जैसे एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जी एक्स रूट एक्स है तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। और ये बहुत सिंपल सी बात है ये समझनी कि x जो है वो तो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता था, उसी तरीके से आप इसको डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं। रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर कितने के बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ x के बराबर होता है। तो इन दोनों फंक्शन से मिक्स करके एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया g ऑफ f ऑफ x दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ x। तो दो मशीन जब मिक्स हुई, ये मशीन और ये मशीन को जब मैंने मिक्स किया, cos x क्रिएट किया, तो हमारे पास क्या मशीन बन गया, मॉडुलस ऑफ x मशीन बन गया। ठीक है, अब इसका जो डोमेन और रेंज है वो कितना है, यदि आप देखेंगे g ऑफ f ऑफ x जो फंक्शन है, यदि मैं इसका डोमेन पूछूं तो आप कहोगे कि मॉडुलस ऑफ x का डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी होता है। तो आपको दिख गया ये फंक्शन r टू 0 टू इंफिनिटी था, ये 0 टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी था, और गॉस जो क्रिएट हुआ वो 0 टू इंफिनिटी क्रिएट हो गया। तो ये एक सिंपल मशीन ले रहा हूं मैं, जिसमें जो भी आउटकम में आ रहा है वो सारा का सारा आउटकम जी में जा सकता है, तब की बात कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, उसके लिए एग्जांपल लेंगे, बट शुरुआत है तो आप शुरुआत में ये समझ लीजिए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं।
अब इसको क्या मैं यहाँ पे फॉग डिफाइन कर सकता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ रूट एक्स है, देखते रहिए ध्यान से। और एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ रूट एक्स कितना हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट इज सिंपली कितना हो जाएगा एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जिसको हम फॉग कहेंगे है ना, इसमें जी ऑफ एक्स पहले फाइंड आउट होगा, फिर जो है वो आपका एफ। तो इस बार जो है ना ये जो मशीन है फॉग एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है, इसके यदि मैं डोमेन की बात करूंगा तो आप जी ऑफ एक्स का डोमेन, क्योंकि वैल्यू जी में पहले पुट हो रही है ना, तो वो कहां से रूट एक्स में वैल्यू पहले पुट हो रही है। तो रूट एक्स जो मशीन है उसमें यदि इन दोनों का कंपोजिशन करके हमने एक मशीन बनाया एक्स जैसा रूट एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहां पे जो वैल्यू आने वाली है रूट एक्स में, ये चीज आपको समझनी होगी कि ये जो वैल्यू है एक्स, वो ऑब्वियस सी बात है वो कहां पुट किया गया होगा जी ऑफ एक्स में पहले। तो यहां 0 टू इंफिनिटी ये फंक्शन डिफाइंड है, और 0 टू इंफिनिटी से कहां तक, अब ये 0 टू इंफिनिटी इसमें पुट किया, आउटकम में 0 टू इंफिनिटी आया, इसमें भी 0 टू इंफिनिटी। एक्चुअली 0 टू इंफिनिटी पूरा का पूरा क्या है सबसेट है रियल नंबर का, है ना 0 टू इंफिनिटी। अब जैसे आपने 0 पुट किया, आउटकम क्या है 0 टू इंफिनिटी, तो क्या ये सारा का सारा वैल्यू एक्स स्क्वायर में पुट हो सकता है? हम ये चेक करेंगे कि क्या 0 टू इंफिनिटी सारा का सारा एक्स स्क्वायर में जा सकता है। तो आप ध्यान से समझिए, इसमें तो पूरा का पूरा रियल नंबर पुट कर सकते थे, तो 0 टू इंफिनिटी क्यों नहीं पुट कर सकते हैं? इसका मतलब ये मशीन के लिए 0 टू इंफिनिटी ये पूरा का पूरा जो है वो डोमेन हो सकता है, तो ये 0 टू इंफिनिटी डोमेन होगा। और आउटकम जो है वो तो हमेशा 0 टू इंफिनिटी आप इसके अंदर पुट करो या पूरा रियल नंबर पुट करो, आउटकम तो 0 टू इंफिनिटी ही देगा, तो 0 टू इंफिनिटी आउटकम में आ जाएगा। तो फिर से आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये मशीन जो है वो 0 टू इंफिनिटी, तो 0 टू इंफिनिटी फॉग भी डिफाइंड है, तो फॉग भी डिफाइंड है और फॉग भी डिफाइंड है। इनमें से हमेशा जरूरी नहीं है, गॉफ और फॉग इज नॉट इक्वल ऑलवेज। तो दैट मींस पहली जो प्रॉपर्टी है कंपोजिशन की वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग इन जनरल। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसे भी एग्जांपल है जब ये बराबर हो जाता है, बट इन जनरल नहीं होता है। गॉफ जो है वो मॉडुलस ऑफ एक्स है और फॉग जो है वो यहाँ पे एक्स के बराबर है, तो दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। डोमेन देख लीजिए आप, डोमेन और रेंज यदि फंक्शन का अलग अलग होगा तो वो दोनों फंक्शन इक्वल नहीं कहलाते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है गॉफ एक्स जो फंक्शन है उसका डोमेन रियल नंबर है, बट फॉग एक्स का डोमेन 0 टू इंफिनिटी है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स है और ये एक्स है। भले ही वैल्यू जो है वो इसकी भी पॉजिटिव आएगी और इसमें भी 0 टू इंफिनिटी पुट करने से पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन मशीन जो है वो उसका डोमेन चेंज होने से, मतलब इनपुट चेंज होने से दोनों मशीन को हम अलग अलग कहते हैं। तो यहाँ पे आप फंक्शन का देखिए, गॉफ जो है वो फॉग के बराबर हमेशा नहीं रहता है, ठीक है, इन जनरल नहीं होता है ऐसा। तो पिछले जैसे अभी बताया मैंने आपको, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। गॉफ क्या होता है इन जनरल फॉग के बराबर नहीं होता है। तो गॉफ को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है p, q, r, और एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट है x, y। ठीक, ये तीन सेट है, ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट है। और मैंने एक फंक्शन जो है ना f डिफाइन कर दिया ए से लेके बी तक। f जो है वो कहां से कहां तक डिफाइंड है, a टू b डिफाइंड है, और इसमें 1, 2, 3 इसमें p, q, r जो एलिमेंट है उनको मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे इस तरीके से, ठीक है। 1 को p से, 2 को q से और 3 को भी q से, मतलब ये r जो है वो इसमें किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से b से c सेट पे भी मैंने एक फंक्शन जो है वो g नाम दे दिया उसको, वो डिफाइन कर रहा हूँ, और इसमें तो दो एलिमेंट है x और y, तो मैं p को x से और q को y से और r को भी किससे कनेक्ट कर दिया, y से। तो ये इंडिविजुअली सोचिए, यहाँ पे f फंक्शन है और ये दूसरा क्या है, g फंक्शन है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो किस तरीके से फंक्शन हम गॉफ
कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पे ही हमारा डिस्कशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये f जो फंक्शन है उसमें f ऑफ 1 कितना है, p के बराबर है। f ऑफ 2 कितना है, q के बराबर है। f ऑफ 3 भी q के ही बराबर यहाँ पे दिख रहा है। फिर देखेंगे हम g वाला फंक्शन में, तो g ऑफ p कितना है, x है। g ऑफ q y के बराबर है, एंड g ऑफ r इज ऑल्सो y। तो यदि मैं यहाँ पे गॉस फाइंड आउट करने की बात करूं तो GOF ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गॉस में हमेशा क्या होता है ना, f पहले उसके अंदर वैल्यू पुट होती है। तो f में किसकी वैल्यू पुट हो रही थी, a सेट से 1 2 3। तो इसलिए जब हम गॉस निकालते हैं तो गॉस जो है वो a सेट से c सेट तक डिफाइंड होता है। कहां से कहां तक, a टू c डिफाइंड होगा। लाइक जो भी लास्ट में रहेगा यहाँ पे GOF में f लास्ट में है, तो f का जो डोमेन होगा a सेट, वही गॉस का भी डोमेन होगा। तो गॉस का डोमेन क्या है, a सेट है। तो a सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है। तो गॉस 1 कैसे निकलेगा, g ऑफ f ऑफ 1 कहेंगे इसको, है ना। एंड दैट इज g ऑफ f ऑफ 1 कितना है, p के बराबर है। और p g ऑफ p कितना है, x है। तो ये निकल गया। गॉस 2 कितना होगा, तो गॉस 2 सिमिलरली हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 2, और f ऑफ 2 कितना है, q है, तो g ऑफ q, और g ऑफ q कितना है, y के बराबर है। इस तरीके से सिमिलरली गॉस 3 कितना होगा, दैट इज g ऑफ f ऑफ 3, दैट इज g ऑफ f ऑफ 3 कितना है, इसमें q है, और वो तो y ही है। तो गॉस जो फंक्शन है, क्या उसको मैं उसका डायग्राम बना सकता हूं गॉस का। तो गॉस का डायग्राम एक बार बनाता हूं यहाँ पे, GOF। तो गॉस में क्या है, 1 2 3 इनपुट हो रहा है, और कहां से आउटकम आ रहा है, C सेट से। A टू C सेट डिफाइंड होता है। तो इसमें x और y ले लेते हैं। तो ये देखिए कैसा बन गया, गॉस 1 x के बराबर है, तो 1 x से क्रिएट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। गॉस 2 y है, तो 2 y से, और 3 किससे कनेक्ट हो गया, y से। तो ये फंक्शन क्या है, गॉस जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है, उसमें आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा गॉस फंक्शन कहलाएगा, GOF फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन क्या इसी सेम एग्जांपल में मैं फॉग क्रिएट कर सकता हूं क्या, FOG क्रिएट कर सकता हूं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो FOG जो फंक्शन होगा उसमें G लास्ट में है ना, G क्या है, लास्ट में है। तो उसमें C फंक्शन के एलिमेंट ही हम पुट कर पाएंगे। मतलब वो यदि होगा तो C2B जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। गॉस फंक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि G जो है वो D टू C है ना, G जो है वो D टू C है, और जो F है वो C टू A है, F जो है वो A टू B है, ठीक है ना। तो यदि मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, फॉग जो फंक्शन है उसको हम एक बार जो है वो निकाल करके देखते हैं कैसे निकलेगा, क्या फॉग यहाँ पे डिफाइंड है या नहीं। तो फॉग FOG, इसमें कैसे निकालेंगे, G का डोमेन देखेंगे। तो G का डोमेन क्या है, P है। तो गॉस P निकालते हैं, दैट इज F ऑफ G ऑफ P, एंड दैट इज इक्वल टू F ऑफ G ऑफ P कितना था, इसमें x के बराबर है। तो क्या f ऑफ x डिफाइंड है, f ऑफ x तो तब डिफाइंड होता है ना जिसमें, जब इसमें कभी कहीं x होता, इसमें तो x है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो है वो हम नहीं निकाल सकते। सिमिलरली फॉग Q निकाल करके चेक करते हैं, दैट इज फॉग f ऑफ G ऑफ Q, एंड f ऑफ G ऑफ Q कितना है, देखिए यहाँ पे y के बराबर है। क्या f ऑफ y डिफाइंड होगा, तो y तो A सेट में है ही नहीं ना, f का डोमेन में ही नहीं है, तो ये भी नहीं निकाल सकते। फॉग R निकाल करके चेक करेंगे हम, f ऑफ G ऑफ R, दैट इज f ऑफ G ऑफ R कितना है, y के बराबर है, फिर से है ना, G ऑफ R इज y। तो ये तो है ही नहीं डिफाइंड, ऊपर में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं होगा। तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि एक भी एलिमेंट यहाँ पे फॉग का नहीं है जिसका इमेज जो है वो है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन फॉग जो है वो इस तरीके का जो सेट A B C पे यदि F A टू B डिफाइंड है, G B टू C डिफाइंड है, तो यहाँ पे फॉग जो है वो डिफाइंड नहीं है, फॉग इज नॉट डिफाइंड।
तो जरूरी नहीं है कि गॉफ डिफाइंड होगा तो फॉग डिफाइंड होगा ही, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी बन गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोजिट फंक्शन की पहली जो प्रॉपर्टी में पहले भी बताया था कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि इन जनरल गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। गॉफ फॉग के बराबर नहीं होता है। दैट मीन्स composition of function does not commutative। फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स गॉफ एंड फॉग में जी एफ और एफ जी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप। फॉग में पहले एफ है बाद में जी है, गॉफ में पहले जी है बाद में एफ है। तो इस तरीके से ये जो है वो इन जनरल बराबर नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी केस हैं, बाद में हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन के केस में, जब फॉग और गॉफ इक्वल हो सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक ही ऐसा फंक्शन के लिए होता है। दैट मीन्स इन जनरल जो है वो एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन यदि हम उसके अंदर पुट करें जो कि उसका इनवर्स ना हो, तो उस कंडीशन में गॉफ और फॉग इक्वल नहीं होता है। जब इनवर्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये कंडीशन है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो मशीन होता है वो जरूरी नहीं है कि 2 मशीन ही आप कंपोजिट कर सकते हो, 3 मशीन 4 मशीन ऐसे भी लगा सकते हैं। तो फंक्शन में भी उसी तरीके से जब हम 3 फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं तो फंक्शन जब 3 होता है, ठीक है ना, 3 फंक्शन होते हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ को लेकिन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो उसका लिख लेते हैं हम यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस आर एसोसिएटिव। इसका यह मतलब होता है कि मान लीजिए f जो है वो a टू b डिफाइंड है, g फंक्शन b से c पे डिफाइंड है और h फंक्शन जो है वो c से d सेट पे डिफाइंड है। ये 3 फंक्शन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि HOGOF ये बराबर होता है किसके? HOGOF के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। जैसे आप पहले 2 का कर देते GOF, अब GOF तो बना सकते हैं यहाँ से, फिर उसको H में पुट कर दिया है ना, H वाले मशीन में पुट कर दिया। GOF से जो आउटकम है उसको H वाले मशीन में पुट कर दिया। या आप ऐसे समझिए कि HOG यहाँ से जो हमारा फंक्शन बना उसको हमने किस में पुट कर दिया? F में पुट कर दिया, है ना। तो पहले फाइंड आउट करने से या बाद में फाइंड आउट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे करता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए f जो है वो एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है नेचुरल नंबर से लेके नॉन जीरो इंटीजर तक, और वो है हमारा fx इक्वल टू 2x। ये एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2x फंक्शन है, ठीक। दूसरा फंक्शन जो है वो g है, वो डिफाइंड है i0 से लेके, मतलब नॉन जीरो इंटीजर्स, जीरो को छोटे बाकी सारे इंटीजर्स हैं इसके अंदर, टू रेशनल नंबर, और ये है gx इक्वल टू 1/x। कोई सा भी इस तरीके का आप 3 एग्जांपल लेकर के ये प्रूफ कर सकते हैं। और तीसरा h फंक्शन है जो कि डिफाइंड है q टू रियल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर। q को रेशनल नंबर के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग, तो रेशनल नंबर टू रियल नंबर, और hx जो है वो यहाँ पे है e टू दी पावर x, ठीक है ना। ये 3 फंक्शन हमने लिए हैं। अब यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है कि HOGOF, ये जो HOGOF निकाले या HOGOF निकाले, ये दोनों बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पहला जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं HOGOF निकालने की कोशिश। HOGOF देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए ना ये पूरा का पूरा निकालने की आपको जरूरत नहीं है,
ये पूरा एक साथ यदि नहीं आप समझ पाएंगे तो GOF पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो GOF कितना होगा, उसके बाद मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो GOF का मतलब होता है G of f of x, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू G of f of x कितना है 2x, एंड G of x 1/x है, तो G of 2x कितना होगा 1/x की जगह पे आपको 2x पुट कर देना है, ये हो गया, है ना। तो GOF जो है वो कितना है 1/2x के बराबर है। अब यहाँ पे GOF की जगह 1/2x इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे HOGOF का मतलब होता है H of G of f of x, है ना, G of f of x, यही मतलब होता है। तो ये हो जाएगा H of G of f of x कितना निकाला है हमने, दैट इज 1/2x निकाल करके रख लिया है, मैंने पहले ही निकाल लिए हैं, जैसे कि आपको बार बार अंदर में उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े इसलिए। तो H of 1/2x कितना हो जाएगा, तो H of x है e to the power x, तो H of 1/2x हो जाएगा e to the power x की जगह ये पूरा रख देना है, तो दैट इज e to the power 1/2x हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अब दूसरा, ये तो पहला मैंने लेफ्ट साइड निकाला है, अब HOGOF निकालते हैं, HOGOF निकालते हैं। तो इसमें भी मैं पहले HOG निकाल करके रख लेता हूं, HOG जो है वो फंक्शन निकाल लेता हूं। तो HOG फंक्शन कितना होगा, इसका मतलब होता है H of G of x, और ये होगा H of 1/x, और इसमें H of 1/x मतलब G of x 1/x है, तो H of 1/x हो जाएगा e to the power x की जगह 1/x आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू इसमें निकाल करके, तो ये कितना है HOG जो है वो फंक्शन, उसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ HOG f of x, यही मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ। जैसे आप लिखते हैं तो जो भी यहाँ पे, क्योंकि दो फंक्शन का कंपोजिशन भी तो एक फंक्शन है, मान लीजिए ये k फंक्शन आया, जैसे ये kx आया, तो k of f है ना ये, है ना, दो में समझिए, k को हम HOG यदि लिख दें तो ये KOF जैसा है, तो k में f of x पुट करना है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा HOG f of x, लिख सकते हैं इस तरीके से। HOG मैंने निकाल करके इसलिए लिख लिया था e to the power 1/x, तो ये HOG और f of x कितना है हमारा 2x है। अब HOG मैंने निकाल रखा है e to the power 1/x, HOG कितना निकाल रखा है e का पावर 1/x। अब HOG यदि e to the power 1/x है तो HOG of 2 of x कितना हो जाएगा, HOG of x है ये, ठीक है ना, ये है h of g of x, और इसको मैंने निकाल रखा है e to the power 1/x। तो h of g of 2x में h of g of x e to the power 1/x है, तो h of g of 2x हो जाएगा e to the power, जहां पे भी x है वहां पे 2x, तो दैट इज 1/2 to the 2x, 1 divided by 2x, x को समझ गए होंगे आप। तो देखिए दोनों ही कितना आ रहा है e to the power 1/2x ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपोजिशन यदि हम तीन फंक्शन का करते हैं तो उनका कंपोजिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। दैट मींस आप कैसे भी फाइंड आउट करें, HOGOF निकालें या H of GOF निकालें, दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ को ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। तो ये हटा देता हूं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में है वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो, यदि दो फंक्शंस का आप कंपोजिशन कर रहे हो जिसमें f और g दो फंक्शन है, f a to b, मान लीजिए ये 1 फंक्शन है ना, एंड g b to c भी यदि 1 फंक्शन है, ये दोनों ही 1 फंक्शन है, तो जो GOF होगा, दिस इंप्लाइज GOF a to c is also 1 but converse is not true, converse need not be true। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, है ना, बट अभी फिलहाल के लिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात, क्या याद रखना है, f a to b 1 है, g b to c 1 है, तो GOF जो होगा वो भी 1 फंक्शन होगा। 1 की एक कंडीशन होती है जो f of x1 इक्वल टू f of x2 वाली, उसको यूज करते हुए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं इस क्लास में आपको सारी प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम इसको क्वेश्चन लेकर के प्रूव भी करेंगे, जो कि
एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो नहीं आता है, बट बोर्ड एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये जैसे हमने सीखा है, तो कन्वर्स मतलब होता है कि यदि गॉस 1 1 होगा तो जरूरी नहीं है कि एफ और जी में से दोनों ही 1 1 होंगे, ठीक है ना। बट एफ और जी यदि 1 1 फंक्शन है, इसका आपने एग्जांपल देखा भी था, जैसे मैंने शुरुआत का जो एग्जांपल लिया था वो ऐसा ही था, ए बी सी और ये एक्स वाई जेड ले लेता हूं और ये 1 1 क्रिएट कर देता हूं, और दूसरा जो फंक्शन जो है वो मान लीजिए जी फंक्शन है, वो ए बी सी और एक्स वाई यहाँ पे पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर एस। अब यदि मैं इस तरीके से 1 1 दोनों को दिखाने के लिए कर रहा था, तो ये ए टू बी है और सॉरी ये एक्स वाई जेड है, और ये बी टू सी है फंक्शन डिफाइंड, ठीक है। एस ए टू बी डिफाइंड है और जी क्या है, बी टू सी डिफाइंड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अब यदि आप गॉफ क्रिएट करोगे तो दोनों ही 1 1 है, इसलिए गॉफ भी क्या होगा, 1 1 होगा। देख लीजिए यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर एस, ये गॉफ डिफाइंड होगा, ए टू सी डिफाइंड होता है ना गॉफ, ए टू बी बी टू सी तो गॉफ ए टू सी। अब ए किससे डिफाइंड है, एक्स से, एक्स पी से, तो ए पी से हो जाएगा, बी वाई से, वाई क्यू से, तो बी क्यू से हो जाएगा, सी जेड से और जेड आर से, तो सी आर से हो जाएगा। तो ये 1 1 था, ये भी 1 1 था, तो ये भी क्या है, 1 1 है। बट ऐसा जो है वो जरूरी नहीं होता है कि गॉफ 1 1 होगा तो जी और एफ भी 1 1 हो, ऐसा नहीं है।